नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सबने न्यूज सुनी ही होगी कि इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ रेट में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है अब दुनिया की। The Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the 4th largest economy in the world. और 2025 तक 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी ग्रो हो रही है, या कंट्री की प्रोग्रेस भी उसी तरीके से ग्रो हो रही है, क्या इंडिया के रहने वाले लोग यानी कि इंडिया के रहने वाले सिटीजन्स को उस लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड मिल पा रहा है, या उस लेवल की इंडिविजुअल ग्रोथ उनको मिल पा रही है या नहीं? क्या कंट्री में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मौजूद है या नहीं? या सिर्फ ये जीडीपी नंबर एक बबल है जिसको मीडिया एंड पॉलिटिशियंस अपने नैरेटिव्स को सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं? तो इसी बात पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। I don't think a person without privilege can make it on top. Even earning less than $2 a day is tough. Saida's husband, Iqbal, is well aware of his family's plight. हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी बहुत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले जितने भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स होते हैं एक साल में, उनकी टोटल वैल्यू का आकलन करके जीडीपी को निकाला जाता है, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। आईएमएफ के अकॉर्डिंग इसी नॉमिनल जीडीपी में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि अब हम सिर्फ यूएस, जर्मनी और चाइना से ही पीछे हैं और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन ये कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। यानी कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जिस लेवल का ग्रो कर रहा है, उस लेवल की कंट्री की प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे इंडियंस काफी कंट्रीज से पीछे हैं। मान के ले लीजिए जापान से, तो जापान के लोगों से अभी भी इंडियंस बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे हो रहा है कि जीडीपी का नंबर तो बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है इंडिया की, लेकिन कंट्री अभी भी उस लेवल का प्रोग्रेस नहीं पा रही है जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरीके से इसके नंबर्स को प्रेजेंट किया जा रहा है। इनइक्वालिटी फैक्टर, इस फैक्टर के बारे में आप सबने सुना ही होगा कि भारत में इतनी ज्यादा लेवल पे इनइक्वालिटी है कि मेजर चंक ऑफ जीडीपी, मेजर पोर्शन ऑफ द जीडीपी सिर्फ 1% लोग जो भारत के हैं वही होल्ड करके बैठे हैं। और इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर जो काफी ज्यादा रोल प्ले करता है, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कहीं सुना होगा या किसी वीडियो में देखा होगा, ये फैक्टर है पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम फैक्टर। इंडिया ने भले ही जीडीपी ग्रोथ में या नॉमिनल जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन अभी भी जापान के लोगों की पर कैपिटा इनकम इंडियन से काफी ज्यादा है। जापान के लोगों की पर कैपिटा इनकम 12 टाइम्स ज्यादा है इंडियन पीपल से। यानी कि अगर इंडियन की पर कैपिटा इनकम $2,800 के करीब है, वहीं जापान के लोगों की पर कैपिटा इनकम $33,000 के करीब है। आप देख सकते हैं ये कितना ह्यूज और कितना ज्यादा बड़ा गैप है। यानी कि अभी भी इंडियंस इंडिविजुअल बेसिस पर जापान के लोगों से काफी ज्यादा पीछे हैं। यानी कि अभी भी इंडियंस उस लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री को करना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया और जापान की पॉपुलेशन में भी ह्यूज डिफरेंस है। ये भी एक फैक्टर है कहीं ना कहीं जो इंडिया की जीडीपी को जापान की जीडीपी से ज्यादा बनाता है। यानी कि इंडिया में ज्यादा लोगों की कंट्रीब्यूशंस की वजह से इंडिया की जीडीपी कहीं ना कहीं जापान से ज्यादा निकल के आ जाती है। लेकिन वहीं अगर जापान की देखें तो कम पॉपुलेशन होने के बावजूद कहीं ना कहीं उनकी जीडीपी हमसे अगल बगल ही है, जिससे ये साबित होता है कि जापान के लोग काफी ज्यादा एफिशिएंट हैं और काफी ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं अपनी कंट्री में। तो चलिए इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज 2 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए में 1000 मजदूर काम करते हैं जो कि पर डे 10 पार्ट्स बनाते हैं। वही फैक्ट्री बी में सिर्फ और सिर्फ 50 मजदूर है, लेकिन वो पर डे 100 पार्ट्स बनाते हैं। अगर फैक्ट्री ए की बात करें तो वहां पर डे 10,000 पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। वहीं अगर फैक्ट्री बी की बात करें तो वहां पर डे 5,000 पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगर ऊपर से देखें तो यहाँ पर फैक्ट्री ए हमें काफी ज्यादा आगे दिखाई दे रही है कि वहां पे 10,000 पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं पर डे, और फैक्ट्री बी में सिर्फ 5,000 पार्ट्स ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे एफिशिएंसी देखें तो फैक्ट्री बी के लोगों की एफिशिएंसी फैक्ट्री ए के मजदूरों से काफी ज्यादा है। यानी कि वही फैक्ट्री बी में जहां एक मजदूर डेली 100 पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, फैक्ट्री ए में वही एक मजदूर सिर्फ और सिर्फ 10 पार्ट्स को डेली मैन्युफैक्चर कर रहा है।
तो ऐसा ही कुछ खेल है इंडिया और जापान के सिनेरियो में। इंडिया और जापान की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और जब बात आती है पर कैपिटा इनकम की तो जापान के लोगों का पर कैपिटा इनकम हमसे काफी ज्यादा आगे। इसी तरह अगर पोलैंड की बात करें तो उनसे हमारी जीडीपी 4 गुना ज्यादा है, लेकिन अगर वहीं पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पोलैंड के लोगों का पर कैपिटा इनकम इंडियन से 9 गुना ज्यादा है, जिससे ये साबित होता है कि पोलैंड के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडियंस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छा है डिस्पाइट देयर स्मॉलर इकोनॉमी। तो क्या ये जीडीपी ग्रोथ, क्या ये जीडीपी नंबर सच में दिखाता है कि हम कितने ज्यादा डेवलप्ड हैं, कि ये सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो पॉलिटिशियंस और मीडिया यूज करते हैं अपने नैरेटिव्स को सेट करने के लिए? Look at this Bloomberg report. It says India's blowout GDP figure masks signs of slower growth. Now, some experts are saying that GDP is great, but what about GVA? काफी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स कहती हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.4% का था, काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन और स्पेंडिंग पे डिपेंड करता था, लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन जो कि जीडीपी का 57% है वो काफी ज्यादा वीक है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, और रूरल डिमांड वो भी मॉनसून और फार्म इनकम्स की वजह से थोड़ी सी ही बढ़ी है। तो क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या ये एक ऐसा बबल है जो कभी भी फट सकता है? तो दोस्तों, ये जीडीपी का नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन आखिर पैसा जा कहां रहा है? इंडिया का ट्रेड टू जीडीपी रेशियो काफी ज्यादा गिर रहा है, वहीं प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में भी कोई बड़ा टर्न अराउंड नजर ही नहीं आ रहा। मतलब जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, और फिर भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक बड़े घर में रहने वाला इंसान भूखा है, लेकिन वो अपने बड़े घर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जीडीपी ग्रोथ, ये जीडीपी नंबर देश के प्रोग्रेस को नापने के लिए एक लौता पैरामीटर होना चाहिए? जी नहीं, और भी सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करना चाहिए, और भी पैरामीटर्स को देखना चाहिए एक देश की प्रोग्रेस को नापने के लिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन पैरामीटर्स को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए एक देश की रियल प्रोग्रेस को नापने के लिए। इंडिया में सिर्फ 0.7% जीडीपी का हिस्सा ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होता है, वहीं चाइना 2.7% ऑफ द जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करता है। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहां ये नंबर 4.8% है, और इजराइल तो जीडीपी का 6% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करता है। और हमारी हेल्थ केयर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब में हम किस लेवल पे खड़े हैं? ये लेवल जीडीपी के इन नंबर्स को बिल्कुल भी मैच नहीं करता। जेरोदा के सीईओ नितिन कामत ने अपनी पोस्ट में ये कहा कि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारे देश के यंग माइंड्स देश छोड़कर चले जाएंगे, और ये बात कहीं ना कहीं सच ही है। इंडिया के काफी सारे टैलेंटेड यंग माइंड्स देश छोड़कर जा रहे हैं और बाहर के देशों में शाइन कर रहे हैं। तो आखिर हम क्या कहें कि क्या ये जीडीपी ग्रोथ, ये जीडीपी नंबर इंडिया के लिए फॉलो विक्ट्री है? क्योंकि समस्याएं जो आमतौर पर इस लेवल की इकोनॉमी में नहीं होनी चाहिए, हमारी कंट्री में वो भर भर के हैं। अब अगर एक और एंगल की बात करें तो ग्लोबल एनवायरनमेंट भी इंडिया के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया पे 26% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि जो जुलाई 2025 तक तो पॉज है, बट अगर आगे ये कंटिन्यू होता है तो ट्रेड वॉर में बदल सकता है, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स और ग्रोथ में एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और एफडीआई भी, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, 2024-2025 में $0.35 बिलियन तक का गिर गया है, जो कि 20 साल का लोवेस्ट है। तो क्या ये जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम रियलिटी में सस्टेनेबल है? हमारे लिए एक और चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीडीपी एंड जीवीए में डिफरेंस होता है। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीडीपी को मेजर करने के लिए टैक्सेस एंड सब्सिडीज को भी इंक्लूड किया जाता है, वहीं जीवीए सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल इकोनॉमी को मेजर करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.8% था, लेकिन जीवीए का ग्रोथ 6.8% ही था। इस गैप को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया के ह्यूज टैक्स कलेक्शंस ने जीडीपी को आर्टिफिशियली बूस्ट किया है। मेरा सवाल अब भी वही है, क्या ये एक एब्सर्व पैरामीटर है देश की प्रोग्रेस को नापने का? इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है और गर्व की बात है हम सबके लिए। लेकिन हमारी कंट्री में यंग पॉपुलेशन, यंग माइंड्स और यंग टैलेंट काफी ज्यादा है। अगर हमने अपनी इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस नहीं किया और सिर्फ इन्हीं नंबर्स में उलझे रहे, तो ये जीडीपी का नंबर एक खोखला सपना बनकर रह जाएगा। विकसित भारत का सपना अगर 2047 तक पूरा करना है तो हमें 8% जीडीपी ग्रोथ चाहिए, वो भी सस्टेनेबल। लेकिन क्या हम इस चीज के लिए रेडी हैं? क्या हमारा देश इसके लिए तैयार है? तो दोस्तों,
जाते जाते मैं आप सबसे बस यही पूछना चाहूंगा कि क्या हमारा देश सच में एक सुपर पावर बन के उभर रहा है या ये जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसा नंबर जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने नैरेटिव्स को सेट करने के लिए यूज करती हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर।